नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है। विधानसभा चुनाव से पहले 3050 करोड़ का तोहफा देंगे। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद स्थित स्पेस सेंटर इसरो में एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। नवसारी में गुजरात गौरव अभियान का आयोजन होगा। एएम नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी गुजरात को। और नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। नवसारी में गुजरात गौरव अभियान का आज आयोजन होना है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। एएम नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे। तो बड़ी सौगात देंगे आज गुजरात को पीएम मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय दवे हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से आज पीएम मोदी का गुजरात दौरा और गुजरात को बड़ी सौगात, उन सौगातों में कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को नई नई सौगात देते रहते हैं, पूरे देश का ध्यान रखते हैं, वैसे गुजरात का भी ध्यान रखते हैं। आज की बात करें तो 3000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। और खास करके अगर बात करें तो अभी सूरत एयरपोर्ट पर उतरकर सीधा नवसारी के लिए वो रवाना हो गए और उनके साथ साथ अपना काफिला भी साथ में होगा। जी बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से गुजरात में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या इस बार वास्तव में विधानसभा चुनाव के दौरान मुसीबत नजर आ सकती है, चुनौती नजर आ सकती है? क्योंकि अगर गुजरात का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाती है और सक्रियता बनाती नजर आ रही है गुजरात में। बिल्कुल योगेश, अगर बात करें तो आने वाले दिनों में विधानसभा 2022 का जो चुनाव होना है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और एक तरफ से कहा जाए तो गुजरात है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां से आ रहे हैं। और खुद उन्होंने गुजरात के लिए जिस प्रकार से कार्य किया और गुजरात की जनता को जो एक विश्वास दिया था, उसके लिए वो 27 साल से सत्ता पर तो है। लेकिन बात की जाए तो आपके सवाल को मैं आपके ही सवाल को दोहराऊं तो गुजरात की जनता कहीं ना कहीं जिस प्रकार से थोड़ी बहुत जो नाराज दिख रही है, उसके लिए उसके पास जो ऑप्शन के तौर पर यानी विरोध पक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी आजकल गुजरात में अपना कार्य और अपने पंख फैला रही है। हालांकि क्या होगा, किस प्रकार से उनको जनता का साथ मिलेगा, वो तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब विकास कार्य जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी में थोड़ा और तेजी लाई है, वो बात जरूरी है। बिल्कुल संजय, लेकिन इसके साथ ही अगर जिस तरीके से पाटीदार समुदाय को लेकर के ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज चल रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में जिस तरीके से एक बड़ी सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने और हार्दिक पटेल को अपने पाले में लेकर के गई है, ऐसे में क्या वास्तव में ये समुदाय अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी इसकी बताई जा रही थी, वो अब नाराजगी खत्म होते हुए बीजेपी की तरफ झुकाव दिखेगा क्या? नहीं होगा। इस बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से केशुभाई पटेल से लेकर गोवर्धन झड़पिया जो गुजरात के पूर्व गृह मंत्री थे और केशुभाई पटेल जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके जैसे कई दिग्गज नेताओं को, पाटीदार नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक स्थान दिया था, एक मान सम्मान दिया था। यानी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सालों से पाटीदार समुदाय उनके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर बात की जाए हार्दिक पटेल की, तो हार्दिक पटेल एक नौजवान नेता, जो आंदोलनकारी नेता है, वो 7 साल पहले आंदोलन करके जो आरक्षण का आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ था, उसका नेता बन के वो अभी नेता बना है। तो कहीं ना कहीं उनके कारण पाटीदार समुदाय में नाराजगी जो थी वो दूर होगी, या फिर उसके और हिसाब से उनके कारण जो नाराज पाटीदार थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। ये बात में थोड़ा समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि हार्दिक पटेल को लेना, क्योंकि उनके साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो बातचीत हुई होगी वो एक सस्पेंस है। लेकिन बात करें तो पाटीदार समुदाय पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वो बात कर रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए संजय।
और अब रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक बार फिर से आजम पर ईडी ने एक और मामला अब दर्ज कर लिया है। जल निगम भर्ती घोटाले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। आजम समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वर्ष 2016 में जल निगम भर्ती के घोटाले में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और 2016 में जल निगम भर्ती में घोटाले का आरोप लगा है आजम खान पर। तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। आजम पर ईडी ने एक और मामला दर्ज किया है। जल निगम भर्ती घोटाले में ये मामला दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है ईडी की तरफ से। बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया है आजम खान पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आजम समेत अन्य कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। तो ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और आजम पर एक बार फिर से शिकंजा कसती नजर आ रही है ईडी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से आजम खान की मुश्किलें बढ़ती एक बार फिर से नजर आ रही हैं, शिकंजा कसता नजर आ रहा है ईडी का। जी बिल्कुल, अब आजम खान की मुश्किलें हैं। ईडी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जल निगम ने भर्ती में घोटाले के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया। पार्टी ने जो चार्जशीट भी दाखिल कर दी है कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें धीमे धीमे सलाखों से छूट। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे सिद्धार्थ से और पूरी जानकारी लेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। ईडी ने शिकंजा कसना एक बार फिर से शुरू कर दिया और एक नया मामला सामने लेकर के आई है ईडी और उस पर अब पूरा मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जल निगम भर्ती घोटाले में ये मुकदमा दर्ज किया गया है आजम खान पर। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ ही डॉक्टरों को रेफर करने के पहले बताना होगा कारण। सीएचसी पीएचसी जिला अस्पतालों में रेफरल व्यवस्था खत्म की जाएगी। सीएचसी पीएचसी के से अक्सर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है मरीजों को, जो कि अभी व्यवस्था खत्म की जाएगी और अगर ट्रांसफर किया जाता है मरीज को तो कारण भी बताना होगा आप डॉक्टरों को। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक और इन्होंने निर्देश जारी किए हैं डॉक्टरों को रेफर करने से पहले कारण बताना होगा कि किस वजह से वो पेशेंट को रेफर कर रहे हैं और क्या वजह है कि उस अस्पताल में उस पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सिद्धार्थ, ये बड़ा कदम उठाया गया है ब्रजेश पाठक की तरफ से, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और ऐसे में अब जो कारण बताओ एक आदेश जारी किया गया है कि कारण बताना पड़ेगा कि पेशेंट के किस वजह से रेफर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे में अब इन डॉक्टरों को कहीं ना कहीं शिकंजे इन पर भी कसता नजर आ रहा है ब्रजेश पाठक का, क्योंकि आए दिन ये औचक निरीक्षण भी करते नजर आते हैं। देखिए योगेश, ये जो स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने काफी अच्छा फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए लेने में इनको आसानी हुई क्योंकि ये जमीनी स्तर पर जाकर जब रजिस्टर चेक करते थे तो उसमें 20 में से 15 मरीज ऐसे होते थे जिसको सीएचसी पीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो इलाज जो बीमारी है उस मरीज को, उसका इलाज उस अस्पताल में हो सकता था, लेकिन उसको जिला अस्पताल में भेज दिया गया। तो ये शिकायतें लगातार मिल रही थी और रजिस्टर बता रहे थे कि जो रजिस्टर औचक निरीक्षण में इन्होंने देखा उसमें लिखा रहता था कि कारण कुछ नहीं दिखाते थे, रिफर जिला अस्पताल। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लोड भी बढ़ता था जिला अस्पतालों पर और जो इलाज हो सकता था सीएचसी पीएचसी में उसको बिना कारण बताए रेफर कर दिया जाता। अब इन्होंने एक निर्णय लिया जो ये सख्त निर्णय है कि बिना कारण बताए अगर आप रेफर कर रहे हैं तो क्या असुविधा है कि कौन सी बीमारी है मरीज को जिसका इलाज आप करने में सक्षम नहीं है, तो आप इसको रेफर करिए। तो कारण बताना होगा। जब कोई उच्च अधिकारी आएगा तो जब निरीक्षण करेगा तो वो डॉक्टर से पूछेगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये थी योगेश कि जब शाम को कोई मरीज जाता था तो सीएचसी पीएचसी पे डॉक्टर नहीं मौजूद थी।
ये कहीं ना कहीं ये कड़वा सच है, इसको मानना होगा शासन को भी और इस पे काम करना होगा। तो कभी कभी वार्ड बॉय भी रेफर बना देते थे, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत थी। अब ये सख्ती कर दी गई है, जब भी रजिस्टर का अवलोकन होगा तो उसमें ये देखा जाएगा किस कारण से आपने इस मरीज को रेफर कर दिया। जो हमारे सूत्र बताते हैं कई तो ऐसे कारण उसमें दिखाए जाते थे जिसको डिहाइड्रेशन तक के मरीज सीएससी पीएससी से हटा भेज दिए जाते हैं, जबकि सीएससी पीएससी में उसका इलाज हो सकता है सिद्धार्थ, लेकिन आसानी से यहाँ पर इलाज एक हो बड़ा सकता है। सवाल ये भी उठता है कि दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मंशा को पर पलीता लगाते ये डॉक्टर नजर आ सकते हैं एक बार फिर से, क्योंकि लगातार जो निरीक्षण हो रहे हैं, क्या अब तक सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा पेश किया गया या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई आंकड़ा पेश किया गया कि अब तक कितने डॉक्टरों या कितने अधिकारियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, निरीक्षण किए गए, जांच की जा रही, लेकिन अभी तक कोई आंकड़ा नहीं पेश किया गया। सबको इसका चीज का इंतजार है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज दिक्कत, सबसे बड़ी चीज ये आ रही है जो सरकारी डॉक्टर है वो बाहर देखते हैं। ये सच है, इसको अभी सरकार माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि बाहर देखते हैं। ये जिलों में, लखनऊ से लेकर जिलों तक के ये हाल है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी सख्ती करनी होगी। वही डॉक्टर जो है वो जब यहाँ बैठ रहा है तो वो कोशिश करता है कि मरीज प्राइवेट में है। तो ये खस्ता हाल व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा है और ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट है कि डॉक्टर्स जो सरकारी अस्पताल में, वो अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस का सरकार ने पूरी कोशिश कर ली। हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से इस पे सख्ती कर दी और हलफनामा तक दिला दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले। देखना ये है, निरीक्षण कर रहे हैं, बिल्कुल, लगातार ये डॉक्टर जो है मनमानी करते नजर आ रहे हैं और अपने घरों पर भी प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। पेशेंटों को यहाँ तक कि प्राइवेट बुला करके अपने घरों पर उनकी जांच और उनका इलाज करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोरखपुर दौरा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जेपी नड्डा को रिसीव करेंगे। गोरखपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के 8 जिलों के जिला कार्यालय का आज उद्घाटन होना है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गरीब कल्याण मेले में भी शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। तो गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश में 8 भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया जाना है। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आज मौजूद रहेंगे और इसके जगत प्रकाश नड्डा आज मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे वहां पर। आपको बता दें कि इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी सीएम योगी के निर्धारित हैं। सीएम योगी जनता दरबार भी लगाएंगे, लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे और इसके बाद अधिकारियों को उन जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए निर्देश भी देंगे। तो गोरखपुर दौरे पर आज जेपी नड्डा रहेंगे और सीएम योगी भी गोरखपुर में जेपी नड्डा को आज रिसीव करेंगे। पंद्रह राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होना है। राज्यसभा की 57 में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। यूपी में सभी 11, तमिलनाडु में 6, बिहार में 5, आंध्र प्रदेश में 4, जबकि मध्य प्रदेश और ओडिशा में 3-3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड में 2-2 और उत्तराखंड में 1 उम्मीदवार बिना किसी चुनाव के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अब महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4, जबकि हरियाणा की 2 सीट के लिए आज चुनाव होने हैं। तो 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होने हैं और इनमें से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र की 6 और राजस्थान, कर्नाटक की 4-4 सीट शामिल हैं। जबकि हरियाणा का अगर जिक्र करें तो हरियाणा की 2 सीट के लिए आज चुनाव होना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान जनता दर्शन में छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटी गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी, सख्त निर्देश दिए कि इन लोगों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराया जाए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जनता दरबार लोगों को लेकर के लगातार जो है उनके निराकरण को लेकर के, उनके समाधान को लेकर के ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के दौरान बच्चों को चॉकलेट भी बांटते नजर आए।
तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और इसमें गोरखपुर समेत आसपास के जिलों से लोग पहुंचे, अपनी समस्याओं को लेकर के सीएम योगी के सामने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना और इसके साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इन जन समस्याओं को तत्काल निराकरण किया जाए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार के दौरान बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए भी नजर आए। रुक करेंगे कानपुर का, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएसी और स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद हुई थी हिंसा और सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। हिंसाग्रस्त इलाकों के आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर कानपुर से है, आपको बता दें, जहां पर सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है फिलहाल, और पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है लगातार अधिकारियों के, और इसके साथ ही हिंसाग्रस्त इलाके को लेकर के लगातार अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं और सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इस बात को कहा गया है और हिंसाग्रस्त इलाकों की आला अधिकारियों की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं आज कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के रिमांड पर फैसला भी होना है। हयात जफर के रिमांड पर आज फैसला होगा। बहस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने चारों मुख्य आरोपियों को तलब किया है। हयात समेत चारों मुख्य आरोपियों को तलब किया गया है। तो ये बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, आपको बता दें, जहां पर आज बहस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी पर आज फैसला आना है। हयात समेत चारों आरोपियों को आज तलब किया गया है कोर्ट की तरफ से। हयात जफर के रिमांड पर आज फैसला होना है। यह अहम फैसला आना है रिमांड को लेकर के। हयात जफर के रिमांड पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने चारों मुख्य आरोपियों को तलब भी किया है आज। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो कि आज कानपुर हिंसा मामले में चारों मुख्य आरोपियों को तलब किया गया है कोर्ट की तरफ से। हयात समेत चारों मुख्य आरोपी तलब किए गए हैं और आज हयात समेत चारों आरोपियों को कोर्ट ने तलब किया है। तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के रिमांड पर आज फैसला भी कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। कानपुर में हुई हिंसा की वारदात को लेकर जुमे की नमाज के दिन भीड़ इकट्ठा करने और जुलूस निकालने की एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद गोंडा का जिला प्रशासन सतर्क हो गया। जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाले जाने की आशंका के बीच जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी भी तरह के जुलूस निकालने और सामूहिक बैठक करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने धारा 144 की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया और लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। और रुक करेंगे अब एटा का, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह और भाई गिरफ्तार किए गए हैं। विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर एटा से है। गिरफ्तारी के बाद रामेश्वर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया है और गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के बाद पूर्व विधायक को जेल भेजा जाएगा। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि 3 बार अलीगंज से सपा के विधायक रहे हैं रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह के वकील ने खराब तबीयत का हवाला भी दिया। खराब सेहत के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर एटा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक रामेश्वर सिंह को
आज कोर्ट में पेश किया गया और हिरासत में लिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया है। इस वक्त की बड़ी खबर एटा से आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक रामेश्वर सिंह पर गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं और उसके साथ ही उनके भाई को भी आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। गिरफ्तारी के बाद रामेश्वर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि रामेश्वर सिंह के वकील की तरफ से ये कहा गया कि उनकी खराब तबीयत का हवाला दिया गया और कहा गया कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो रामेश्वर सिंह के वकील ने खराब तबीयत का हवाला दिया और ये अपील की कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने की अपील की गई है रामेश्वर सिंह के वकील की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर ये बड़ा एक्शन। गिरफ्तारी के बाद रामेश्वर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और इसके साथ ही रामेश्वर सिंह के वकील ने पूर्व विधायक के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और कहा कि अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष यादव हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए। संतोष, पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ मामला है? देखिए, गैंगस्टर के तहत पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत जोगिंदर सिंह खिलाफ मुकदमा लिखा था, जिसमें एटा की पुलिस लंबे समय से हाथ पैर मार रही थी। वहीं कल रात उनको सफलता मिली, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह उनको गैंगस्टर एक्ट में जो कोर्ट है यहाँ का, उसमें उनको पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है। बहरहाल अब ये आगे की जानकारी अभी कोर्ट के जरिए उनकी बहस चल रही है कोर्ट में, उसके बाद जाहिर हो पाएगा कि आखिरकार कितने दिन तक उनको रखा गया है और क्या जानकारी है। पूरे मामले पर पुलिस के अभी अधिकारी बिल्कुल शांत हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने कई बार अपर साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस अब क्या करती है इस मामले में। जी बिल्कुल संतोष, लेकिन इसी के बीच एक खबर और सामने आई है कि रामेश्वर सिंह के वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की बात कही है। जी सर, एक्चुअली क्या है कि सर काफी लंबे समय से जो पूर्व विधायक है रामेश्वर सिंह, उनकी जो स्थिति है वो खराब चल रही थी, तबीयत खराब थी। करीब 75 साल से उनकी ज्यादा उम्र है, जिसको लेकर लगातार दो डॉक्टर जो वकील थे रामेश्वर सिंह से, उन्होंने कोर्ट में इसकी जिरह की जज से कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन इस पूरे मामले पर जज जो गैंगस्टर कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक भी दलील नहीं सुनी है, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए संतोष। उधर देवघर में झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस अपने पूरे परिवार के साथ देवघर बाबा मंदिर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा मंदिर के पुरोहितों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ महामहिम का संकल्प कराया और उसके बाद महामहिम राज्यपाल ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने बाबा भोलेनाथ से कामना की है कि झारखंड में सुख शांति बनी रहे, झारखंड विकास के पथ पर हमेशा आगे बढ़े और देश के अन्य राज्यों से अपना झारखंड हमेशा अग्रणी रहे। महामहिम अपने पूरे परिवार के साथ बाबा मंदिर पहुंचे थे और इसके पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इसके बाद में अपने पूरे परिवार के साथ वो पहुंचे वहां पर और बासुकीनाथ धाम पूजा अर्चना करने के लिए निकल पड़े हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि देश के 16वें राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना जाता है और अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम लेकर हलचल पैदा कर दी है। श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन और सोच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो हर बिहारी को इसमें खुशी होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के बनने की नीतीश कुमार की ना कोई दावेदारी है और ना कोई इच्छा है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा नीतीश कुमार को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।